Hello children, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to start a chapter which name is How, When and Where. So what we are going to read in this chapter about the Industrial Revolution and its effects, about importance of dates and the sources of information of modern India history and India under the British rule and why do we divide history. Okay. सो हाउ व्हेन एंड वेयर यानी कब कैसे कहाँ हुआ. तो ये आपको किस चीज़ की साउंड देता है बच्चे? हिस्ट्री की, यानी कि पास्ट की, कि ये चीज़ कब हुई थी, कैसे हुई थी और कहाँ हैपन हुई थी. सो दैट इज रिलेटेड टू हिस्ट्री. History is all about changes that have taken place over time. It aims to find out about various events that have occurred in the past and how they have affected people, practices, institutions, and the society that exists today. In this book, we will study the history of India from the 18th century onwards, and this period is called the modern period. यानी कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे 18th century में, वहाँ से हमारा जो हिस्ट्री शुरू होता है उस पीरियड को नाम दिया गया है मॉडर्न पीरियड. नाउ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट्स. The Industrial Revolution was an economic revolution that started in Britain around 1750. Explorers like Vasco da Gama and Columbus had already discovered sea routes to the east and to the Americas in the 15th and 16th century. जैसे बच्चे एक्सप्लोरर जो थे जैसे कि वास्को द गामा एंड कोलंबस, वो पहले ही डिस्कवर कर चुके थे सी रूट को, ठीक है, इन 15th and 16th century. So this led to an expansion in trade. और इससे ट्रेड जो है वो बढ़ा, एक्सपेंड हुआ. क्यों? क्योंकि अब एक नया सी रूट जो है वो ट्रेडर्स को पता चल गया था. As the demand for more products grew, the old domestic system of artisans working at home with simple tools was replaced by the factory system, where large machines now produced much more of the same products faster and at a fraction of the cost. The Industrial Revolution completely changed the way people lived. अब बच्चे ट्रेड जो है वो आसान हो गया था, यानी ट्रेड ज़्यादा हो गया था, तो लोगों की प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो भी इंक्रीज़ हो गई थी. जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज़ हुई वैसे वैसे लोगों को रिप्लेस कर दिया किसने? मशीन्स ने. क्योंकि लोग जो हैं, पीपल जो हैं, वो बहुत दिनों में वो सामान बनाते थे, लेकिन जो मशीन्स हैं वो बहुत जल्दी, टाइम सेविंग और जल्दी से प्रोडक्ट को रेडी कर देती हैं. तो मैन को रिप्लेस कर दिया फैक्ट्री सिस्टम ने. फाइन. Now, one of the most important results of the Industrial Revolution was the growth of colonialism, and the factories were producing goods on a large scale. For these goods to be sold, a large market was needed. अब फैक्ट्री से बहुत सारा प्रोड्यूस होता था, ठीक है. यहाँ का एक फैक्टर बना, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज कॉलोनियलिज्म, यानी कि कॉलोनीज बनने लगी थी. अब देखो, जो फैक्ट्री हैं वो बहुत सारा गुड्स जो हैं प्रोड्यूस करती हैं. अब इस गुड्स को सेल करने के लिए हमें एक बड़ी मार्केट चाहिए थी. द फैक्ट्रीज ऑल्सो नीडेड रॉ मटेरियल्स लाइक रॉ कॉटन, आयरन और कोल एटसेट्रा ऑन अ लार्ज स्केल. और फैक्ट्रीज को रॉ मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए था. दिस प्रॉम्प्टेड ब्रिटेन एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज टू सर्च ओवरसीज फॉर कॉलोनीज एज अ मार्केट फॉर द फिनिश्ड गुड्स and as a source of raw materials. तो जो कंट्रीज थी बाहर की, जैसे कि ब्रिटेन या फिर अदर यूरोपियन कंट्रीज, वो एक ऐसी कॉलोनी, ऐसी कंट्री की तलाश करने लग गई जहां पर वो अपने फिनिश गुड को सेल कर सके और जहां से रॉ मटेरियल जो है वो भी चीप रेट में अवेलेबल हों. Following the Industrial Revolution, a competition began among the European powers to explore and build colonies that would serve as markets for products made in their respective countries and also supply resources to support industrial production in the imperialist countries. तो इस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज के बीच में एक कंपटीशन सा हो गया कि कौन किस कंट्री को कॉलोनी बनाएगी, कहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट सेल करेगी. एज अ रिजल्ट इंडिया बिकेम अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. और ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटेन ने चुना इंडिया को, इसीलिए इंडिया जो है उस टाइम पर ब्रिटिश एम्पायर की क्या थी? कॉलोनी थी. यानी यहाँ पर उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश की, यहाँ से वो रॉ मटेरियल लेते थे और यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को सेल भी करते थे. नाउ अब आगे पढ़ते हैं कि क्या हुआ ब्रिटिश रूल में. इंडिया
under the British rule. With its victory in the Battle of Plassey in 1757, the English East India Company started exercising political control over India. Soon, most of the regions of the Indian subcontinent became part of a British colony and was ruled by the British for nearly 190 years, from 1757 to 1947. बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में, वहाँ मुगल एम्पायर जो है वो बिल्कुल डिक्लाइन हो गया था और इसका फ़ायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने, और ज़्यादातर इंडिया जो है वो ब्रिटिश कॉलोनी के अंडर आ गया था और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने हम पर रूल किया 190 ईयर्स तक. Thus, the company which came to India as a trading organization became the master of the Indian subcontinent. इस तरीके से जो कंपनी सिर्फ ट्रेड करने आई थी वो कंपनी इंडियन सबकॉन्टिनेंट की मास्टर बन गई. While the British policies of uniform and centralized administration, economic policies and uniform laws helped in the exploitation of resources for the British industry, it also unified India into one nation. It made the people living in different regions of India realize that if they stood united, it was possible to overthrow the British. और बहुत लेट इंडियन को ये एहसास हुआ कि ये सिर्फ ट्रेड करने आए थे, अब हमारे ये रूलर बन गए हैं, तो अगर हम सब यूनाइटेड हो जाएं तो हम ब्रिटिशर से आज़ादी पा सकते हैं. It made the people living in different regions of India realize that if they stood united, it was possible to overthrow the British. With this thought, a great love for the nation and desire to get independence from the foreign rule rose among the Indian people. और इस तरीके से इंडिया के लोगों के दिलों में एक नई डिज़ायर आई कि हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा सकते हैं और हमें क्या चाहिए, ब्रिटिशर्स से आज़ादी चाहिए. इसीलिए जो फर्स्ट रिवोल्ट हुई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, that is the revolt of 1857. 1857 के रिवोल्ट के बाद there was also transfer of power from the East India Company to the British Crown. इसका क्या रिजल्ट निकला रिवोल्ट ऑफ 1857 का कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी इंडिया पर, अब पावर जो है वो ब्रिटिश क्राउन को शिफ्ट कर दी गई. Thus, India came under the direct rule of the British government after the revolt of 1857. In 1947, after a long struggle, India finally gained independence from the British rule. Till the 18th century, India was a major exporter of cotton silk textiles. और 18th century तक इंडिया जो है वो बहुत ही अच्छी एक्सपोर्टर थी किस चीज़ की, कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल की. However, the main purpose of the East India Company was only to promote the trade of its own products manufactured in England. After the Industrial Revolution, cotton, silk textiles became one of the most important English products. अब ईस्ट इंडिया कंपनी का मोटिव क्या था कि वो अपने प्रोडक्ट जो हैं उनको सेल करे, और जो कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल थे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन गए थे इंग्लिश प्रोडक्ट्स के लिए. सो बाय द 19th century, when India was under British rule, English textiles were imported into India from England. और जब तक इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर रहा, इंग्लिश टेक्सटाइल जो है वो इम्पोर्ट की जाने लगी इंडिया में, ठीक है, इंग्लैंड से. This decreased the sale of Indian textile and started in India the process of deindustrialization. अब जो सिल्क और कॉटन के कपड़े होते थे वो एक्सपेंसिव होते थे. इंग्लैंड में बने हुए कपड़े जब इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर सेल करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी सेल करती थी, वो काफ़ी चीप रेट में मिलते थे. तो अब लोगों ने क्या किया, जो इंडियन टेक्सटाइल की सेल थी वो तो कम होती गई और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेल बढ़ती गई. जब हमारी सेल कम होती गई तो उस प्रोसेस को नाम दिया गया है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इंडस्ट्रीज का खत्म होना, which is the opposite of industrialization. In this way, many traditional industries were destroyed. बहुत सारी इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है, क्योंकि कोई खरीदेगा ही नहीं तो क्या होगा, इंडस्ट्री फिनिश हो जाएगी. The final result was that capitalism emerged as the basis of economy, and it meant that making profit became the only motive of the imperial power. और क्या रिजल्ट निकला इसका, कैपिटलिज्म यानी ब्रिटिश पावर का सिर्फ एक ही मोटिव था, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना. नाउ नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स. अब बच्चे, जैसे आप
हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हो, पास्ट के बारे में पढ़ते हो, तो आप ऐसे पढ़ते हो कि उस टाइम पर, तो उस टाइम पर डेट जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डेट से हमें पता लगता है कि कौन सी चीज़ कब हुई थी. Take for instance the practice of drinking tea. We know that it started sometime during the modern period, but it is not possible to find out the date or the year when people begin to drink tea. जैसे इंडिया में चाय पीना शुरू हुआ, ठीक है, हमें ये पता है कि ये ब्रिटिशर्स के टाइम पर हुआ था मॉडर्न पीरियड में, लेकिन हमें एग्जैक्ट डेट नहीं पता कब से. ओके. Similarly, we cannot fix one single date when British rule was established or the national movement started or some of the most important change took place within the economy and society. All these things happened over a stretch of time. तो इनकी हम फिक्स एक डेट जो है वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये टाइम के साथ जो है चीज़ें बढ़ती हुई चली गई. We can only refer to a span of time. सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि तब से तब तक, ओके, जब मेजर चेंजेस जो हैं वो लोगों को दिखाई देने लगे. नाउ व्हाई डू वी डिवाइड हिस्ट्री? अब हमने हिस्ट्री को डिवाइड क्यों किया है? During the British rule in India, all Asian societies were seen at a low level of civilization than Europe. उस टाइम यूरोप जो है वो बहुत ही हाई लेवल पर था. To the British saw themselves as people who could civilize India. ब्रिटिशर्स को लगता था कि इंडिया जो है यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही अनसिविलाइज्ड हैं, तो हम इस कंट्री को सिविलाइज्ड कर सकते हैं. To do this, it was necessary to introduce European manners. इसीलिए यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशन एंड लॉज जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किए. In their view, India was not capable of progress without British help. और उनका कहना था कि इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर सकता ब्रिटिशर्स की हेल्प के बिना. They believed that British rule represented all the forces of progress and civilization, while the period before British rule was the period of darkness. Britishers का कहना है कि ब्रिटिश रूल से पहले जो इंडिया का पीरियड रहा है, टाइम पीरियड रहा है, वो पीरियड ऑफ डार्कनेस रेफर किया जाता है, क्योंकि उस टाइम इंडिया ने कोई भी प्रोग्रेस नहीं की. Moving away from what the British thought of Indian history, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. तो ये तो है बच्चे जो किसने बताया है? ब्रिटिशर्स ने बताया है कि ब्रिटिश रूल से पहले द पीरियड ऑफ डार्कनेस कहा जाता है. ब्रिटिश के टाइम पर इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस किया, ये है ब्रिटिशर्स का कहना. लेकिन जो हमारे इंडियन हिस्टोरियन हैं उन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एंशियंट, मेडिवियल एंड modern. It is a periodization that has come from the West, where the modern period was associated with the growth of economic system, science, politics and values like liberty and equality. As we will see later in this book, under the British rule, people did not have equality, freedom or liberty. Also, there was no economic growth and progress during the British rule. So, this division also has its problem, but we generally accept it to study the history of India. तो बच्चे हम ये इस तरीके से हिस्टोरियन ने हिस्ट्री को डिवाइड किया है. एंशियंट टाइम जो है जिसके हमारे पास रिटन रिकॉर्ड नहीं है, अर्ली ह्यूमन बीइंग जो रहते थे, ठीक है. मेडिवियल यानी कि मिडिल पीरियड जिसमें मुगल साम्राज्य था. एंड उसके बाद है मॉडर्न हिस्ट्री जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर का जो टाइम पीरियड था. तो बच्चे इसमें मॉडर्न पीरियड में कहा जाता है कि इंडिया जो है वो एक लिबरल पॉलिटिक और इक्वल सबको ट्रीट किया जाता था. लेकिन ये जो पीरियडाइजेशन है ये भी, इससे भी लोग सेटिस्फाई नहीं है. क्यों? क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसा तो था ही नहीं. ब्रिटिशर्स सबको इक्वल ट्रीट तो करते ही नहीं थे, ना ही लोगों को फ्रीडम मिली थी. फिर भी हम यही कंसीडर करते हैं हिस्ट्री की स्टडी करने के लिए. यानी हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंशियंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न. Now, next is sources of information of modern Indian history. अब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में हमें कैसे पता लगाए? हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, रिटन रिकॉर्ड्स भी हैं बाय इंग्लिश मैन और रीजनल लैंग्वेजेस में भी काफ़ी हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज. एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज जो वो रिटन रिकॉर्ड होते हैं जो ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंडिया में प्रिपेयर किए गए थे ऑफिशियल्स, हिस्टोरियंस और एडमिनिस्ट्रेटर्स द्वारा, ठीक है. So these are mainly of 2 types, official record and surveys.
एडमिनिस्ट्रेशन सोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड किया है। ऑफिशियल रिकॉर्ड, जो कि ब्रिटिशर्स का एक स्टिक कंट्रोल था एडमिनिस्ट्रेशन पर, हर एक चीज़ जो है वो रिकॉर्ड की जाती थी डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। एज अ रिजल्ट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज from the local to the central level had record rooms where official documents such as letters, department record, survey reports, agreements and notes were preserved. Fine. और इसके अलावा म्यूज़ियम और आर्चिव्स भी बनाए गए थे, जिसमें काफ़ी चीज़ें, बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते थे उनको प्रिजर्व किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है सर्वेज की फॉर्म में। सर्वेज से भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है ब्रिटिश रूल के बारे में, बिकॉज ब्रिटिशर्स उस टाइम पर काफ़ी सर्वे कराते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सर्वे से कंट्री को एडमिनिस्टर करना आसान हो जाएगा और सर्वे से वो लोगों को अच्छे से समझ पाएंगे। By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country. In the villages, revenue survey were conducted. ठीक है, कि किस पर कितना टैक्स लगा है, कहाँ पर कौन सी क्रॉप जो है वो ग्रो हो रही है, तो ये चेक करने के लिए सर्वे किए जाते थे कि वहाँ पर टोपोग्राफी कैसी है, सोइल कैसी है, क्वालिटी कैसी है, प्लांट और एनिमल जो हैं वो किस टाइप के हैं। तो इसीलिए टाइम पर वो क्या करते थे, सर्वे कंडक्ट करते थे। उसके अलावा 19th सेंचुरी जब एंड हुई, वहाँ पर सेंसस भी शुरू हुआ। सेंसस जो हर 10 साल के बाद जो है वो पूरी पॉपुलेशन की कैलकुलेशन की जाती है। दिस यू हैव टू नो। Some of the important surveys started by the British were zoological, botanical, archaeological, anthropological and forest surveys. Now next बच्चे, these are the administrative sources. Now we will discuss about the non-administrative sources. यानी first है biographies and autobiographies, second है literary and political writings, third है books, newspapers and magazines, fourth है coins and fifth is maps and the sixth one is architectural sources. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज। बहुत सारी बायोग्राफी जो हैं, जो राइटर ने लिखी थी, ठीक है, वो हमें मिलती हैं। उसके अलावा ऑटोबायोग्राफी यानी अपने बारे में ही, अपनी लाइफ के बारे में, सोशल डिफरेंसेस के बारे में जो लिखा हुआ है, उससे हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलती है मॉडर्न पीरियड के टाइम की। नेक्स्ट है लिटरेरी एंड पॉलिटिकल राइटिंग। बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं, प्लेज हैं, नॉवेल्स हैं जो इस पीरियड में लिखे गए हैं। वन ऑफ द अर्ली हिस्टोरिकल नॉवेल्स इन बंगाली वॉज भूदेव मुखोपाध्याय, अंगुरिया बिनिमोई, शरत चंद्र Chatterjee used to tell stories in simple language which made him very popular. Bankim Chandra Chatterjee was another great Bengali novelist of this period. तो इस तरीके से बहुत रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेज हमारे पास हैं, और जो पॉलिटिक्स में थे उन्होंने भी काफ़ी पॉलिटिकल चीज़ें लिखी हैं, नोवेल लिखे हैं, स्लोगन्स लिखे हैं। नेक्स्ट है बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। अब बच्चे, उस टाइम प्रिंटिंग प्रेस होती थी जो इन्वेंट की गई थी जर्मनी में इन 15th सेंचुरी एंड केम इनटू कॉमन यूज इन इंडिया इन द 18th सेंचुरी। एज अ रिजल्ट बहुत सारी बुक्स प्रिंट होती थी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पैम्फलेट, सारी चीज़ें क्या होती थी उस टाइम पर, प्रिंट होती थी। ठीक है, इस टाइप से प्रिंटिंग प्रेस होती थी। और भी ये जो रिटन मटेरियल है उस टाइम के, जो न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, बुक्स हैं, उससे भी हमें हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ पता लगता है, क्योंकि ये बुक जो है दोनों लैंग्वेज, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेजेस में प्रिंट होती थी। मैनी बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट पीपल वर रिटन विच गिव अस ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल एंड द टाइम्स इन विच दे लिव्ड। नेक्स्ट है बच्चे कॉइन्स। उस टाइम पर कॉइन्स कैसे थे, ठीक है, दिस इज द टाइप ऑफ कॉइन्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉइन से हमें ये पता लगता है कि उस टाइम जो है कैसी इकोनॉमिक कंडीशन थी और कब से कॉइन मिंट करना शुरू किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉइन की मिंटिंग शुरू की थी फ्रॉम द मिड ऑफ 17th सेंचुरी। इन 1717 द ब्रिटिश ऑब्टेन्ड द राइट टू स्ट्राइक देयर ओन रुपी इन द नेम ऑफ द मुगल एम्परर। उन्होंने अपने नाम का रुपी निकाला था। किस नाम पर? अपने रुपए निकाले थे, किसके नाम पर? मुगल एम्परर के नाम पर।
उसके बाद नेक्स्ट है मैप्स। मैप्स जो उस टाइम के हमें मिलते हैं टाउन, सिटीज़, विलेज, कोस्टल एरिया, रोड, रिवर, रेलवे ट्रैक के ब्रिटिशर्स ने जो बना रखे थे, उससे भी हमें बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन पता लगती है कि कहाँ पर रूरल एरिया था, कहाँ पर अर्बन एरिया था, कौन सा एरिया किससे कैसे कनेक्ट था, रोड सिस्टम कैसा था, नेटवर्क कैसा था वहाँ पर, राइट। नेक्स्ट है बच्चे आर्किटेक्चरल सोर्सेज, जैसे राष्ट्रपति भवन है, व्हाइट हाउस था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ब्रिटिशर्स ने बनवाई थी। तो इससे भी हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में, हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, कि ब्रिटिशर्स को किस टाइप का आर्किटेक्चर पसंद था और कैसे बिल्डिंग वो बनवाते थे। नेक्स्ट है अदर्स। अदर्स में आपके क्या क्या आती हैं? पेंटिंग्स, ठीक है, जैसे पेंटिंग्स ऑफ भारत माता इन डिफरेंट स्टाइल्स रिफ्लेक्ट द प्रोग्रेस इन द एटीट्यूड ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट ऑफ दिस पीरियड, एंड सो पेंटिंग्स ऑफ वेरियस काइंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। जैसे भारत माता की पेंटिंग बनाई गई थी, तो उससे जो इंडिया के नौजवान थे, नेशनलिस्ट थे, वो काफ़ी इंस्पायर होते थे, ठीक है। तो इसलिए पेंटिंग जो है वो एक ग्रेट सोर्स ऑफ ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट है फोटोग्राफ्स, जो हमें फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स मिले हैं उस टाइम के इवेंट्स के, लीडर्स के, उससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड थर्ड है रेडियो ब्रॉडकास्ट, उस टाइम के जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उनकी जो स्पीचेस थी, जैसे नेहरू की स्पीच और इंडिपेंडेंस डे पर जो उन्होंने दी थी, और सॉन्ग्स उस टाइम के जो थे जैसे कि वंदे मातरम, रंग दे बसंती, तो उनको क्या किया गया है, प्रिजर्व किया गया है इन रेडियो आर्चेज। तो उनसे भी हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पता लगती है। नाउ दिस इज द चैप्टर बच्चे, नाउ रिवाइज द चैप्टर फास्ट। फर्स्ट इज the period of Indian history from the 18th century onwards is called modern period. The industrial revolution was an economic revolution that started in Britain in around 1750. Following the Industrial Revolution, England and other European countries started searching for regions or countries which they could use as markets for their own products. Next is the British East India Company come to India as a trading company, but after its victory in the Battle of Plassey in 1757, it began to establish its political domination over India. And sources from which we learn about the modern history are mainly of two types: administrative sources and non-administrative sources. So this is the chapter bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.